वंदे मातरम। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। देखिए, खान पान की बदलती तस्वीर प्रयाग शुक्ल जी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध निबंध है। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। वो बदलाव कौन कौन सा है और किस प्रकार का बदलाव है, इसके बारे में आज हम अधिक जानकारी खान पान की बदलती तस्वीर पाठ 14 के अंतर्गत और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं पढ़ लेती हूँ, फिर बाद में अच्छे से समझेंगे। पिछले 10-15 वर्षों में हमारे खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। यानी कि जैसे कि लेखक यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि पिछले 10-15 वर्षों से हमारी जो खान पान की संस्कृति है उसमें एक बड़ा सा बदलाव आया हुआ हमें दिखाई देता है। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएगी। फास्ट फूड, तुरंत भोजन, फास्ट फूड अर्थात तुरंत बनने वाला भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बड़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब स्वभावतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। देखिए कि हमारे खान पान की संस्कृति में बड़ा बदलाव किस प्रकार दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे उदाहरण के तौर पे बताया गया है कि इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम अभी केवल दक्षिण भारत के ही तक ही सीमित नहीं है। अर्थात कि आपको पता है कि ये दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यंजन है कि ये दक्षिण भारत में ही बनाए जाते थे, लेकिन अभी ये दक्षिण भारत तक मर्यादित नहीं रहकर उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध हैं। यानी कि दक्षिण और उत्तर देखा जाए तो देश में कितना बड़ा फासला है, और कई किलोमीटर तक भी अगर जाएंगे आप दक्षिण भारत से तो भी आपको आसानी से इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम ऐसे विविध व्यंजन उपलब्ध दिखाई देते हैं। अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति, यानी कि उत्तर भारत में जो ढाबा संस्कृति है वो लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। यानी कि अभी कहीं पे भी किसी भी हाईवे या किसी भी बड़े रास्ते पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ढाबा दिखा ही देगा। ऐसा नहीं कि उत्तर भारत में ही अभी उसका प्रचलन, बल्कि हम ऐसा भी कह सकते हैं पूरे भारत में भी हमें लगभग ढाबा संस्कृति दिखाई देती है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारत की अगर आपको रोटी, दाल या साग चाहिए तो आप किसी भी राज्य के किसी भी कोने में हो तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। फास्ट फूड ऐसा भोजन है जो तुरंत बनता है और इसका चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ गया है। इसका जो मांग है या फिर चलन है ये बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इस फास्ट फूड में फास्ट फूड में कौन कौन से पदार्थ आते हैं तो बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक ये सीमित थे, यानी कुछ लोगों तक को ही ऐसे कुछ चीज़ें खाने के लिए मिलती थी। चाइनीज़ नूडल अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। अभी लगभग ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो चाइनीज़ नूडल्स या फिर फास्ट फूड से अनजान हो या उनके लिए अजनबी रहा हो, जिसके जो इस चीज़ों को जानता नहीं हो। 2 मिनट्स नूडल के पैकेट बंद रूप से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। जैसे मैगी, 2 मिनट्स नूडल्स यानी कि 2 मिनट में मैगी बनती है, हम सभी को पता है। और इसको तो बच्चे से लेके बूढ़े व्यक्ति तक सभी परिचित हैं, यानी सभी मैगी को जानते हैं या मैगी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह नमकीन से कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। फिर इतना ही नहीं कि यानी कि जो 2 मिनट्स में नूडल्स बनते हैं या फिर जैसे हम मैगी कहते हैं, यही लोगों तक दिन ब दिन लोगों को ये जो है ये हमेशा बनने वाला पदार्थ तो बन ही गया है। उसी प्रकार इससे तो कोई अनजान तो है ही नहीं है। इसी तरह से नमकीन के भी कई स्थानीय प्रकार हैं। आपको पता है नमकीन में भी विभिन्न प्रकार के जो नमकीन हैं उसकी जो
उत्पादन है या फिर विभिन्न प्रकार का जो भी नमकीन है स्थानीय प्रकार का भी हो, तो इससे ये भी अलग अलग प्रकार में आज मौजूद है। लेकिन आलू चिप्स से कई विज्ञापित यानी कि कितने सारे आलू चिप्स के जो प्रकार हैं या विज्ञापन द्वारा रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। और आलू चिप्स के भी कई विभिन्न प्रकार आज हर एक घर में जा रहे हैं या हर एक घर के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। गुजराती ढोकला गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं और बंगाली मिठाइयों की केवल रसभरी चर्चा ही नहीं होती। अर्थात ढोकला और गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। ऐसा नहीं है गुजरात में ही ढोकला बनता है, अभी घर भी लोग अपने अपने तरीके से ढोकला बनाने की कोशिश करते हैं और बनाकर खा भी सकते हैं। और इतना ही नहीं, जो भी बड़ी बड़ी स्वीट मार्ट्स होंगे या कोई भी बड़ी होटल जैसी दुकान होंगी तो वहाँ पे भी गुजराती ढोकला किसी भी राज्य में आसानी से मिल जाता है। इतना ही नहीं तो बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा यानी कि बंगाल में बनने वाली लगभग मिठाइयाँ रस से भरी हुई रहती है, तो उनकी भी रस भरी चर्चा ही नहीं होती। वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। अभी बंगाल की मिठाइयाँ भी कितने सारे शहरों में पहले की तुलना में आज की जो मात्रा है उसकी या उसका प्रमाण है अधिक है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन एक पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं। यानी कि यहाँ पे जैसे कहा गया है कि स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। अर्थात यहाँ पे देखिए कि प्रदेश कोई भी हो और उसको कि उस प्रदेश में किसी भी प्रदेश का पकवान या फिर व्यंजन हर एक क्षेत्र में उपलब्ध है। और इतना ही नहीं, मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। यानी कि मध्यम वर्गीय जीवन जो है तो उसमें भी विविध प्रकार का भोजन अपनी जगह अच्छी तरीके से बना चुका है। ऐसे कुछ चीज़ें और भी हुई हैं। मसलन अंग्रेज़ी राज तक तो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी। यानी कि बड़े बड़े घरों में ही मसलन और अंग्रेज़ी राज तक ही ब्रेड का उपयोग किया जाता था। वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। अर्थात कि पहले तो खाली अंग्रेज़ी जो राज लोग थे या अंग्रेज़ी जानने वाले लोग थे या फिर जैसे फॉरेनर्स जो लोग थे जो भी भारत में आना जाना करते थे या जो बड़े लोग थे उनके घर में ही जो ब्रेड है वो दिखाई देती थी। लेकिन अभी तो छोटे छोटे कस्बे गांव तक भी ये पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। यानी कि सेक कर तल कर उस ब्रेड का इस्तेमाल किया जा रहा है। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है। और इससे सबसे ज़्यादा जो पीढ़ी प्रभावित है वो कौन सी पीढ़ी है? तो नई पीढ़ी। खान पान की इसी बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है। यानी कि जो पहले स्थानीय व्यंजन बनते थे उनके बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं और अभी जो नए नए फास्ट फूड निकल रहे हैं उनके बारे में उनको अधिक जानकारी है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। अर्थात जो स्थानीय व्यंजन थे यानी कि जिस प्रदेश की जो विशेषताएं थी या घरों में बनने जाने वाले कितने तो भी व्यंजन अभी घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। यानी कि पहले जैसे मुंबई को यहाँ पे बम्बई कहा गया है कि बम्बई की जो पाव भाजी थी पहले फेमस थी कि यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला व्यंजन था। और उसी प्रकार से दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया भी पहले की तुलना में अभी बड़ी तो ज़रूर हुई है। यानी दिल्ली में लोगों की संख्या तो बढ़ रही है या दिल्ली तो बढ़ती जा रही है, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय व्यंजनों की दुनिया है वो कहीं ना कहीं छोटी होती हुई हमें दिखाई दे रही है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में
अब वह बात कहाँ रही। यानी कि लोग इस तरीके से बोल के जाते हैं कि मथुरा के पेड़े एक समय में ऐसे थे कि बहुत फेमस थे, बहुत प्रसिद्ध थे, उसी प्रकार आगरा के पेठे भी और नमकीन भी, लेकिन अब उसमें वो बात नहीं रही। यानी कि पहले जैसा उसका स्वाद नहीं लगता। यानी जो चीज़ें बची भी हुई है उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अर्थात देखिए कि गुणवत्ता में लोग कहते हैं कि पहले जैसे अभी मथुरा के पेड़ों में स्वाद नहीं है, या आगरा के पेठे पहले जैसे नहीं लगते हैं, नमकीन की पहले जैसे स्वादिष्ट नहीं है, पहले जैसे अभी इसमें कुछ बात नहीं रही। यानी जो चीज़ें बची हुई हैं उनकी गुणवत्ता में कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ते हुए हमें दिखाई दे रहा है। पहले उच्चतम दर्जा के या गुणवत्ता के ये सब बनते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। यानी कि अभी तो जो फलों और खाद्यान्नों के व्यंजन और पकवान बनते थे, उन्हें बनाने के लिए फुर्सत चाहिए थी, समय चाहिए था, अब वो लोगों के पास नहीं है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छिलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। यानी कि देखिए, ये बात सही है कि पहले जैसे गृहिणियाँ यानी घर में काम करने वाली औरतें और कामकाजी महिलाएं, यानी कि अभी बाहर काम करने वाली महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज निकालना, फिर उसे सुखाना, फिर छिलना और फिर उसको व्यंजन तैयार करने हैं सचमुच। यानी कि अभी ऐसी बात हमें कहीं पे दिखाई नहीं देगी कि किसी ने खरबूजा काटा, उसमें से बीज निकाले, फिर उसको सुखाया, फिर सूखने के बाद उसके छिलके निकाल दिए, फिर उसमें से जो बीज निकलता है उसमें से कुछ व्यंजन तैयार किया। सचमुच में ऐसा कुछ अभी दिखता ही नहीं है, दुस्साध्य है। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है और दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे हमें यह बात पता चलती है कि स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है। यानी कि जो स्थानीय व्यंजन पहले बनते थे वो कहीं ना कहीं घटते जा रहे हैं, वो कम मात्रा में बनाए जा रहे हैं, और दूसरी जगह पे वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं। यानी बाहर देशों से जो भी व्यंजन है या फिर खान पान है उसे अपनाया जा रहा है, जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रिया वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तकों के आधार पर तैयार की जाती है। यानी कि लोग ऐसे व्यंजनों को अपना रहे हैं देशी विदेशी, जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो, अर्थात जटिल प्रक्रिया न हो। क्योंकि जटिल प्रक्रिया यानी कि अत्यंत कठिन प्रक्रिया वाली जो चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। आजकल हम शहरी जीवन देखते हैं कि कोई भी औरत घर पे नहीं दिखाई देती है, वो अपना कमाने के लिए घर से बाहर निकलती है। अगर वो घर के बाहर निकलकर 10 घंटे, 8 घंटे या 6 घंटे की ड्यूटी करती हो, या बाहर काम करती हो, या नौकरी करती हो, तो वो भला इतने जटिल प्रक्रिया वाली चीज़ें किस प्रकार बनाकर उसके व्यंजन तैयार करेगी। तो ये स्थिति जो है ये देखते हुए हमें लगभग आजकल इस स्थिति जो है ये स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। पहला तो ये है कि अब शहरी जीवन में भागम भाग है, और उसे देखते हुए स्थिति स्वाभाविक लगती है कि लोग तुरंत बनने वाले व्यंजन अपनाते हैं, और अपने जो स्थानीय व्यंजन हैं उनसे कहीं ना कहीं उनकी जो व्यंजन बनाने की जो प्रमाण था या उनकी जो मात्रा थी वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। और यहाँ पर जल्दी या देशी विदेशी जो व्यंजन बनाने या पकाने में सुविधा लगती हो लोगों को, उसे अपनाया जा रहा है। और ये स्वाभाविक स्थिति है, क्योंकि शहरी जीवन कैसा हो गया है, भागम भाग भरा, यानी कि बिजी शेड्यूल जिसे हम कहते हैं कि किसी के पास भी समय नहीं है। फिर कमर तोड़ महंगाई, और जो महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, तो वो भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। यानी कि जो महंगाई बढ़ती जा रही है उसके कारण भी लोग स्थानीय व्यंजन बनाने में असफल हैं। जिन व्यंजनों
में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। यानी कि जिन व्यंजनों में बिना मेवे के, मेवा पता है काजू बादाम इस प्रकार के, स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। कोई भी 4 बार तो यह सोचने ही वाला है कि भाई अगर हमारे पास काजू बादाम पिस्ता या फिर घी नहीं है, दूध नहीं है, तो फिर हम खीर कैसे बनाएंगे। अगर इसमें डालने वाले व्यंजन ही हमारे पास नहीं है या सामग्री ही हमारे पास नहीं है, तो वो व्यंजन भला हमसे कैसे बनेगा। आशा करती हूँ कि भाग 1 अंतर्गत आपको जितनी भी जानकारी अभी दी गई है उतनी समझ में आई होगी। बाकी की जानकारी आगे के भाग में और अब बेहतर तरीके से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।